नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मार्च शनिवार को मेले की प्रमुख लोकप्रियता माता पद्मावती के दरबार में कई सदियों से चुल का आयोजन है, जिसमें माता के हजारों भक्त, जिसमें बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर माता जी के दर्शन करते हैं। चुल का आयोजन मेले के अंतिम दिवस सोमवार रंगपंचमी शाम 6 से 8 बजे तक किया गया। सदियों से माता जी के भक्तों की मान्यता है कि धड़कते अंगारों पर चलकर माता जी के दर्शन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां पद्मावती के दिन में 3 रूप मां पद्मावती की उत्तर महाभारत कालीन 21 इंच की पद्म पर विराजित, हाथ में बच्चा और माता जी के सिर पर शेषनाग की छाया प्रतिमा, जो कि उत्तर भारत की दुर्लभ हिंदू प्रतिमा है। माता जी दिन में 3 रूप धारण करती हैं, जिसमें प्रातःकाल बाल्यावस्था, जिसमें मां का चेहरा बालक जैसा दैदीप्यमान होता है, दोपहर में युवाओं जैसा और सायंकाल में वृद्ध की तरह मां की मुख मुद्रा के अद्भुत दर्शन होते हैं। इसलिए देवी मां को त्रिपुधारिणी मां पद्मावती भी कहते हैं। मंदिर का इतिहास: मंदिर प्राचीन नैनावती नगरी के बीच में अवस्थित था, परंतु किसी भौगोलिक घटना, संभवतः नदी के मार्ग बदलने से प्राचीन नगर, जो कि पौराणिक पात्र नल और दमयंती से जुड़ा हुआ था, समाप्त हो गया। परंतु माताजी का मंदिर आज भी वही अवस्थित है। इस मंदिर परिसर में शिव पंचायत, हनुमान जी, शीतला माता, गुरु शिष्य की जिंदा समाधियां, नंदी की खंडित प्रतिमा, जिसके बारे में भी कई किंवदंतियां हैं, बावड़ी और तेजाजी मंदिर दर्शनीय हैं। पद्मा देवी मेले में मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है और यहाँ रंगपंचमी के दिन चूल भी चलती है। यहाँ चूल चलने से काफ़ी कष्ट निवारण होते हैं और इस कलयुग में ये अविश्वसनीय, अकल्पनिक स्थान है। और में जो कि राजस्थान के दक्षिणी छोर पर स्थित है, मालवा की भूमि से लगता हुआ है। यहाँ पर मां पद्मावती त्रिरूपधारिणी विराजमान है, जहाँ पर आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। उस जन सैलाब को देखने के लिए पंचमी के दिन लाखों लोग एकत्रित होते हैं और चूल पर चलकर अपनी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपका क्या कुछ अनुभव रहा इस चूल के चलने के ऊपर? मैं बरसों से चलता आ रहा हूँ इस चूल पे। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे नीचे किसी ने फूल बिछा रखे, उन फूल पे मैं चल रहा हूँ और आनंदित महसूस होता है दिल को। ये चूल पिछले कितने वर्षों से चली आ रही है? हजारों वर्षों से चली आ रही है। बाप दादाओं के टाइम से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और हम चल रहे हैं। अनगिनत सालों से चलती आ रही है। यहाँ किंवदंती है कि ये मूर्ति करीब 3000 साल पुरानी है। इसकी कोई यहाँ पे आपके पुराने बुजुर्गों द्वारा इसमें जो कुछ चीजें दर्शाई गई है, क्या ये वास्तविकता है? बिल्कुल वास्तविकता है। हजारों वर्षों से पुराने लोग, हमारे बाप दादा पीढ़ी वाले सब बताते आए हैं कि ये मूर्ति हजारों वर्षों से है, जो कि गांव के मध्य में स्थित थी। गांव नगर बड़ा फेमस और नैनावती नगरी के नाम से विख्यात था, परंतु धीरे धीरे काल के कृपाल ने कुछ ऐसी की है कि मूर्ति गांव के साइड में स्थित है। वर्तमान में लाखों लोग महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सियासत अपने चुनावी रंग में रंगा है। इस बीच कांग्रेस के प्रत्याशी धनेंद्र साहू ने भाजपा पर तंज कसते हुए 10 सांसदों के टिकट काटे जाने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा पार्टी के आलाकमान ने सारे लोगों का टिकट काट कर उनको प्रमाण पत्र दे दिया है कि सब लोग नकारा है। इस बयान के बाद महासमुंद लोकसभा से भाजपा के सांसद चंदूलाल साहू ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सांसदों की टिकट काटे जाने के बाद पार्टी का आंतरिक मामला है। इस तरह का बयान देना कांग्रेस की ओछी राजनीतिक है। बहरहाल लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है, तो वहीं नेताओं के बयान से भी राजनीतिक महकमे में चर्चा के विषय बने हुए हैं। ये हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है। धनेंद्र साहू को इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए। अगर बयान दिया है तो ये ओछी राजनीति है। वो अपने पार्टी को देखे। उनके पार्टी के नेता राहुल गांधी को क्या चौकीदार चोर है बोलते हैं, उसको ये भी नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक नहीं है, नालायक है, और उसके हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। उसी को एक परिवार का पूजा कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के समापन की ओर है। अभी तक जो 44 बचा कर रखे हैं वो एक परिवार के कारण है। माननीय धनेंद्र साहू जी ऐसे अभनपुर का विधायक हैं
और उनका लोकसभा क्षेत्र रायपुर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए आयात करना पड़ा है और इस क्षेत्र में आए हैं। तो ठीक है, वो जैसा भी हो, यहाँ के क्षेत्र की जनता निर्णय करे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पार्टी हाईकमान ने इन सारे लोगों को टिकट काट के उनको प्रमाण पत्र दे दिया कि सब लोग नकारा है ना, वो अपने आप में प्रमाण पत्र दे दिया हम लोगों ने। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असली चेहरा तो नरेंद्र मोदी का है ना, उसको बदलना चाहिए था। यहाँ खाली 10 को बदलने से मतलब नहीं है। जो शीर्षस्थ है वो भी नकारा साबित हुआ है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में चारधाम मंदिर के पास कल रात हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के कारणों का खुलासा कर दिया है। मृतक हत्या के आरोपी राजकुमार की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता था। 1 माह पहले ही छेड़छाड़ के आरोप में महाकाल थाना पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था और जेल से जमानत पर आने के बाद महिला के पति ने मौत के घाट उतार दिया। उज्जैन में देर रात योगेंद्र नामक युवक की 4 युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। घटना थाना महाकाल के अंतर्गत आने वाले चारधाम मंदिर के पास हुई थी। योगेंद्र उर्फ बबलू जब देर रात को अपने घर के लिए जा रहा था तभी पहले से घात लगाकर बैठे धारदार हथियार के साथ लैस राजकुमार और उसके साथियों ने योगेंद्र पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कल शाम 6:15 के अराउंड एक आदमी की मृत्यु की घटना सामने आई, जिसमें बताया गया कि कुछ लोगों ने चाकू मार के एक योगेंद्र चौरसिया नाम के व्यक्ति उर्फ बलराम को चाकू मारा, जिससे कि उसकी वहीं डेथ हो गई है चारधाम के सामने। तो वहाँ पे पुलिस तत्काल पहुँची और जब तस्दीक करी गई घटना की तो पता चला कि जो इसमें आरोपियों के नाम सामने आए तो इसमें राजकुमार और उनका भाई सरवन, इनका नाम सामने आया। आरोपी के खिलाफ ये पिछले महीने 15 फरवरी को एक 354 की कायमी हुई थी, जो कि राजकुमार की पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया था और 354 की कायमी हुई थी, जिसमें उन्हें जेल भेजा गया था। तो 6 तारीख को छूट कर आया था। तो जो इसमें हमारे जो राजकुमार हैं, ये पहले से रंजिश रखे हुए थे योगेंद्र से और ये मौके की तलाश में थे कि जब भी ये मिले मौका तो योगेंद्र को मौत के घाट उतारने की सोच रखी थी इन्होंने। तो कल शाम जब ये अकेले गली में जा रहे थे तो उन्हें ये वहाँ पर मिले और इन्होंने चाकू घूट के उनकी हत्या कर दी। पुलिस कितनी देर में केस को ट्रेस कर रहा है? इसमें हमने जब हम स्पॉट पे गए और स्पॉट पे हमने फरियादियों से बात करी तो उन्होंने हमको आरोपियों के नाम इसी समय बता दिए थे कि जिन पे इनको शंका है। उसके बाद उनको ये फ़रार हो गए थे स्थल से, तो हमने अपनी टीम भेजी और टीआई साहब ने भी उसमें मेहनत करी और अपने आदमी लगाए और उसको ढूंढने में समय लगा और आज उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। जबलपुर सिंधी कैंप में एक किराना दुकान में भीषण आग लगी, जिसमें किराने का सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगना बताई जा रही है। सुबह 5 बजे करीब की ये घटना है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचने उससे पहले ही मोहल्ले वालों ने आग पर काबू पा लिया था। साइड हो जाओ ना, पीछे साइड से लगा ही हो जाओ। ये बताएं क्या बोलना, कितने बजे की घटना है? क्या घटना है? लगभग 5 बजे की है। 5 बजे लोगों ने कटाया, देखे जब उठे तो देखो भीषण आग लगी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाते रहे। फायर ब्रिगेड वाले काफ़ी लेट आए, घंटे 1.5 घंटे बाद। तो उसके बाद आग बुझाई। आपका नाम? राजेश गुप्ता। मेरा नाम राजेश गुप्ता। किराने का काम है, बाजू में चक्की लगी है। अशोकनगर करीला मेला मन्नतों के लिए प्रसिद्ध है। मां जानकी का, सीता मैया और लवकुश का करीला दरबार मनोकामना पूरी होने पर राई नृत्य के लिए विख्यात है। जिला अशोकनगर का नाम
होली पर्व के समय काफ़ी चर्चा में रहता है। ये एक खास तरह का मेला है जो कि मध्य प्रदेश में खासा विख्यात है। यहाँ यूपी के साथ साथ अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इस मेले को हर वर्ष की ग्वालियर संभाग की पुलिस अपनी सुरक्षा में लेती, लेकिन ट्रस्ट की उदासीनता और व्यवस्था समझ के बाहर दिखाई देती है। इस मेले में नेता, अभिनेता, औरतों और मां जानकी के दर्शनों के लिए लाइन में लगकर प्रतीक्षा करते हैं। बच्चों की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अब तो हर दोज और पूर्णिमा के दिन भी आने लगे हैं श्रद्धालु। रंगपंचमी को राई और दर्शनों के लिए विख्यात है मां जानकी लवकुश का मंदिर। कांग्रेस विधायक संजय यादव किसान के खुदकुशी मामले में भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। 5 दिन पूर्व जिस किसान ने कर्ज माफी न होने से दुखी होकर खुदकुशी का प्रयास किया था, उस मामले में हर दिन सियासत तेज होती जा रही है। किसान भूपत सिंह लोधी की हालत अब खतरे से बाहर है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के किसान ने मिलने के बाद कांग्रेस विधायक संजय यादव ने किसान पर झूठ बोलने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद भाजपा युवा नेता सोनू बचवानी ने एक ऑडियो मीडिया को सौंपते हुए संजय यादव पर आरोप लगाए हैं कि वो किसान पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कर्ज माफी न होने के कारण खुदकुशी करने की बात से पलट जाए। भाजपा नेता सोनू बचवानी का कहना है कि किसान भूपत पटेल की चने की फसल खराब हो गई थी, जिससे वो परेशान था। उसका नाम कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही कर्ज माफी की सूची में था, लेकिन जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि आचार संहिता लगने के कारण उसका 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हो पाएगा, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया और इसी तनाव के चलते आत्मघाती कदम उठाया। कांग्रेस सरकार के झूठे वादों से किसान दुखी है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने उससे मिलकर मदद का आश्वासन दिया था। कांग्रेस के बरगी विधायक संजय यादव ने सरकार के झूठ पर पर्दा डालने के लिए किसान पर आरोप लगा दिया कि उसके परिवार में विवाद और नशे में खुदकुशी करने का प्रयास किया गया, जबकि ये सरासर झूठ था। किसान के बेटे ने भी कांग्रेस विधायक पर बयान बदलने के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। उसने एक ऑडियो क्लिप मीडिया को दिया है जिसमें विधायक संजय यादव का गुर्गा उस पर बयान बदलने का दबाव डाल रहा है और बयान बदलने के बाद विधायक द्वारा किसान के इलाज का खर्च उठाने की बात की जा रही है। इसको लेके आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं। हम प्रमाण सहित आज हम आपके बीच में हैं कि किसान का बेटा किसान होता है और किसान का पिता भी किसान होता है। विधायक जी ने शायद उनके घर में पता नहीं किया कि 2-2 एकड़ की जमीन उनके नाम पे, उसके प्रमाण हमने आपके बीच में इसके माध्यम से दिखाया है। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार नशे में खुद है और किसान को बताती है कि वो नशे में है। नशे में था तभी उसने जो है जहर पिया, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने कोई नशा नहीं किया हुआ था। जो उनके यहाँ फसल जो उगी थी चने की, वो चने की फसल पूरी बर्बाद हो गई। उस बर्बादी की वजह से जो है किसान बहुत हताश थे। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, भगवान की कृपा से वो बच गए। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के लोग जो है इनको धमकी दे रहे थे कि आप अपने बयान चेंज करो, आप ये करो। हमारे सांसद जी ने तो मानवीय दृष्टिकोण से जाके जो है किसान का हालचाल पता किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के विधायक जी ने जो कृत्य किया, मुझे लगता है बहुत अशोभनीय है। इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत करने वाले हैं। झूठी शिकायत करने के ऊपर भी जो है आरोप उतना ही बनता है जितना जो है करने वाले के ऊपर भी। इन्होंने जो है किसान को जो है गलत आरोप लगाया, इनके परिवार के ऊपर गलत आरोप लगा। इस आरोप को लेकर भी हम एक FIR माननीय विधायक जी के खिलाफ कराने वाले हैं। बैंक से कुछ कर्ज लिया था खेती के लिए, वो कुछ दिनों पहले पता चला था कि माफ़ होने वाले हैं कर्ज, 10 दिन के अंदर माफ़ हो जाएंगे। वो 10 दिन में माफ़ नहीं हुए। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया था मोबाइल में कि आचार संहिता के चलते आपके जो कर्ज माफ़ होने वाले थे वो अभी आपके कर्ज माफ़ नहीं हुए हैं। पिताजी ने मुझसे इस बारे में पूछा था कि क्या कोई मैसेज आया था, तो मैंने बोला कि हाँ, एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि अभी आपका कर्ज जो है वो माफ़ नहीं हुआ है। उसी से वो बहुत परेशान रहने लगे थे कुछ दिनों से घर में, और उसके बाद ये ओला पानी के कारण जो मेरी फसल थी उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा था। उस दिन वो खेत गए थे, उन्होंने खेत देखा, वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने बरगी में जो था पॉइजन ले लिया था। वो मतलब कर्ज से ही परेशान थे बहुत, उसको बहुत दिनों से परेशान रहते थे। कितना कर्ज था जी? बैंक से 2 लाख रुपए कर्ज था मेरे नाम पे। वो मेरे पिताजी सब देखते हैं खेती बाड़ी का, पूरी किसानी वही देखते हैं, हम लोग तो कुछ उसका जानते नहीं है। तो पिताजी भी पूरा करते थे घर का जो भी है। ये क्या KCC का कर्ज था? जी, एक KCC का कर्ज था और उन्होंने खेती के लिए लिया था कर्ज। आपके नाम पे कितनी जमीन है? जी, मेरे नाम पे 2 एकड़ है और मेरे बड़े भाई अभिषेक पटेल के नाम पे 2 एकड़ है। अच्छा, ये जो विधायक कह रहे हैं कि कोई ऑटो का लोन था, कोई पारिवारिक विवाद था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई पारिवारिक विवाद नहीं था। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया था कि जो है मेरी शादी हुई है किसी मुझसे नीची जाति की लड़की से,
जिसके कारण घर में विवाद चल रहा था। तो मेरी कोई शादी नहीं हुई है, ना ही मेरे बड़े भाई की अभी तक कोई शादी हुई है और ना ही मेरे घर में कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था। ऑटो कर लिया है आपने? जी वो मैंने लिया है, अभी मैं उसको चला, वो उसी से मेरा रोजगार चलता है और मेरे को मतलब गरीबी के चलते मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई थी जल्दी। तो मेरे को पिताजी ने कुछ काम वाम में लगा दिया था, तो मैं भी अपना करता था और पिताजी खेती किसानी का देखते थे। आपकी विधायक जी से बात हुई थी? जी विधायक जी से बात हुई थी। सिवनी जिले की इब्दारी तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम कोहका रायखेड़ा का है, जहां पर ग्रामीणों ने हमें बताया कि दिनांक 25 मार्च 2019 को दोपहर में खेत पर लगे बिजली के खंभों में झूलती तारों की आपस में टकराव हो गया, जिससे तेज चिंगारी निकली और गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिसमें कोहका निवासी शिव कुमार सिंह पिता पचराज सिंह राजपूत की लगभग 2 हेक्टेयर, जीवन सिंह पिता छोटे राजपूत की लगभग 2 हेक्टेयर और चौधरी सिंह पिता रूप सिंह की लगभग 3 हेक्टेयर गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि किसानों को गेहूं की फसल के साथ साथ प्लास्टिक के पाइप भी आग की चपेट में आ गए थे। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। देखते ही देखते ग्रामीणों द्वारा संबंधित थाना केवलारी तहसीलदार महोदय केवलारी हल्के के पटवारी को सूचना दी गई और सभी ग्रामवासी एकजुट होकर आग पर काबू पाने में जुट गए। ग्रामीण द्वारा अपने अपने घरों से पानी ले जाकर गांव के टैंकर में पानी भरकर अनेक प्रकार के उपाय करके आग को काबू में किया गया, किंतु ग्रामीणों का आरोप यह है कि घंटों बीत जाने के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची और न ही केवलारी मुख्यालय से कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौके का निरीक्षण करने पहुंचा, जिससे प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक है। रंग पंचमी के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस जिला शाखा मंडला के शिक्षक साथियों ने मिलकर पूर्ण हर्ष उल्लास और उमंग और उत्साह के साथ होली मिलन पर्व मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक गण सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम शिक्षक गण मंडला के बैगा बेगी चौक में एकत्रित हुए। उसके पश्चात ढोल नगाड़ों के साथ हुरियारी शिक्षकों की भीड़ सहायक आयुक्त विजय सिंह के निवास स्थान में पहुंची, जहां पर शिक्षकों ने अपने विभाग प्रमुख का गुलाल लगाकर अभिनंदन किया। सहायक आयुक्त श्री विजय सिंह टेकाम ने सभी शिक्षक साथियों को होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी का मुंह मीठा कराया। इसके पश्चात शिक्षकों की टोली सहायक संचालक डीएस उद्दे के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर उनको रंगों से सराबोर किया गया। सहायक संचालक ने सभी शिक्षकों को रंग पंचमी और होली पर्व की बधाई दी। अगली कड़ी में शिक्षकों का समूह मंडल संयोजक रंजीत गुप्ता के निवास स्थान में पहुंचकर रंजीत गुप्ता को भी अपने रंगों में रंग लिया। सभी जमकर नाचे। इसके बाद शिक्षकों की टोली विकास खंड शिक्षा कार्यालय, जिला शिक्षा कार्यालय और सहायक आयुक्त कार्यालय के शासकीय सेवकों से सौजन्य मुलाकात कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पंचमी की बधाई दी। अंत में शिक्षक सदन में पहुंचकर सभी को स्वल्पाहार कराया गया। वहीं पर सभा की समाप्ति हुई। संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में विभिन्न विकास खंडों से आए शिक्षकों के साथ साथ मंडला के सदस्य और पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। महासमुंद कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र साहू ने आज महासमुंद जिला मुख्यालय में 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी श्री साहू सहित लोकसभा क्षेत्र से कुल 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र साहू को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करना था, लेकिन मुख्यमंत्री की विलंबता को देखते हुए धनेंद्र साहू नामांकन दाखिल कर मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। विलंब होता देख श्री साहू अपने समर्थकों के साथ स्थानीय कांग्रेस भवन में हो रहे लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए। आज श्री धनेंद्र साहू के नामांकन और लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सरायपाली, पिथौरा, बसना, महासमुंद, फिंगेश्वर, बाग बहरा, राजम, पांडुका, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग, कुरूद, मंगललोड, धमतरी से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के बहुत से दावेदार मैदान में थे, लेकिन पार्टी ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी। जी। एक जिम्मेदारी प्लस चुनौती आपके सामने। जी। निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय पूनिया जी ने जिम्मेदारी हमें जो सौंपी है और उसके लिए हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस चुनौती को भी हम लोग स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर पर वैसे भी शुरू से हमारा महासमुंद संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का ही क्षेत्र रहा है। बीच में कुछ कारणों से जरूर कभी कभी हम लोग पीछे रहे हैं,
लेकिन अभी जो राज्य सरकार बनने के बाद में यहाँ पर और जो वातावरण बढ़ा है कांग्रेस के पक्ष में, उसको चलते हम लोग पूरी तरह से दावे के साथ कह सकेंगे कि हम लोग इस सीट को जिता करके आदरणीय राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 26 में श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के द्वारा छत्रसाल स्टेडियम पिछोर में पोलिंग बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर आने वाले चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। उसके उपरांत श्री रामकृष्ण पाराशर धुआंधार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पिछोर से पिछोर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी एकत्रित की। इस मौके पर ग्वालियर से पधारे श्री मोहन सिंह राठौर, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ग्वालियर, और श्री जसवंत जाटव विधायक करेरा और सुरेश राज खेड़ा विधायक पोहरी, पिछोर विधानसभा प्रभारी रामबरन सिंह गुर्जर और श्री राम किशोर सोनी, कयूम खान और नीरज पाराशर धुआंधार पूर्व युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पिछोर उपस्थित रहे। जबलपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह को पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर जबलपुर संसदीय सीट से टिकट दी है, जिसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने नर्मदा पूजन करके चुनावी बिगुल फूंका है। जबलपुर में मां नर्मदा के कुंवारी घाट तर्ज पर पूजा अर्चना के दौरान मीडिया से बात करते हुए राकेश सिंह ने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं पार्टी का, जिसने मुझ पर फिर से भरोसा जताते हुए जबलपुर से लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किया है। राकेश सिंह ने कहा कि मैं आभारी हूं जबलपुर की जनता का। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह का वातावरण पूरे देश में है, पूरा देश चाह रहा है कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार आए, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि बीते 5 साल में जितने विकास के काम हुए हैं वो कांग्रेस की 55 साल की सरकार में नहीं हुए हैं। वहीं जबलपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर एक बार फिर विवेक तनखा का नाम आने की संभावना जताई जा रही है, पर राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इधर राहुल गांधी के गरीबों को 72,000 रुपए सालाना दिए जाने वाले ट्रंप कार्ड को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने घोषणा कर वोट बटोरे थे, उसी तरह से अब लोकसभा चुनाव में भी लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भोपाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने पर राकेश सिंह ने कहा कि उन्हें कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मानता है। कांग्रेस दिग्विजय सिंह को अपने लिए चुनौती मानती है, इसलिए योजना पूर्वक कमलनाथ ने उनका नाम भोपाल लोकसभा सीट के लिए रखा है, क्योंकि भोपाल से दिग्विजय सिंह चुनाव हार रहे हैं। आ जाओ, ऐसे आओ ना भाई। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कि जिन्होंने मुझ पर फिर से एक बार भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर से उम्मीदवार के रूप में मुझे घोषित किया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के जी तोड़ परिश्रम करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम किया है और जिनके कारण विकास की एक लंबी इबारत हम इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र में लिख पाए हैं। आज जिस तरह का वातावरण पूरे देश में है, पूरा देश चाहता है कि फिर से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इन 5 सालों के भीतर देश में जितने विकास के कार्य हुए हैं, आज़ादी के बाद के कांग्रेस की सरकारों के 55 सालों में वो काम नहीं हुए। और उसके साथ साथ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा, और उससे भी बड़ी बात, देश में राजनीति और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति विश्वास का भाव जनता के मन में पैदा हुआ, जो कांग्रेस की सरकारों के समय पर पूरे तौर पर लुप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और इसलिए देश की जनता चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र में केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद से विकास के जो कार्य हुए हैं, कांग्रेस की किसी भी सरकार के कार्यकाल में उसकी कोई दूसरी मिसाल हमें देखने को नहीं मिलती। वैसे भी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का नेतृत्व मिलने के बाद इस जबलपुर और इस महाकौशल के क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए थे, उनके कारण ही जबलपुर के साथ साथ इस महाकौशल की उपेक्षा के दंश पर हम मरहम लगा पाए थे। और यही स्थिति कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश की थी।
मध्य प्रदेश में चारों तरफ सड़कों का जाल बना हुआ दिखाई देता है। विकास और जनहित के वो कार्य माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुए हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इन सभी कारणों से इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के कारण मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर खड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दतिया पहुंचे। मंगलवार को सुबह स्पेशल प्लेन से दतिया पहुंचकर श्री पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां पीताम्बरा माई की पूजा अर्चना की और महाभारत कालीन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, विजय कामना की। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में चुनाव का प्रारंभ में ही देश में भाजपा की लहर चल रही है, मां के पास प्रणाम करने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, इसका हम पर कोई असर नहीं रहेगा। दतिया हवाई पट्टी पर भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम की अगवानी की। पूजा अर्चना के पश्चात डिप्टी सीएम सड़क मार्ग से ललितपुर रवाना हो गए। प्रणाम करने का अवसर मिला है और 2019 के लोकसभा चुनाव का एक तरह से प्रारंभ भी है और मां की कृपा से देश में भाजपा की जो लहर चल रही है वो बहुत बड़ी विजय में बदले और मां से यही प्रार्थना करने आया हूं कि फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लें और यह देश उन्नति के शिखर पर पहुंचे, ऐसी मां की चाहूँ। जो गठबंधन बना है कितना असर डालेगा? कोई असर नहीं, बेअसर। प्रियंका का फैक्टर रहेगा चुनाव में? बेअसर। मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले के पिछोर ग्राम सेमरी में श्री राम जानकी मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रंगपंचमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जो कि 400 साल पुराना मंदिर है। सीधी में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। राहुल का आरोप है जनता से नहीं मशीन से हारे चुनाव। और फिर सतना भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी का पलटवार, अगर ऐसा था तो कैसे बन गई ये सरकार उनकी? मशीन पर भरोसा नहीं तो क्या इस बार नामांकन नहीं करेंगे? अजय सिंह। नरेंद्र मोदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था पर सवाल गंभीर और निराधार है। अजय सिंह खुद की हार का ठीकरा ईवीएम या आयोग पर कैसे मर सकते हैं, जबकि इसी चुनाव में इन्हीं ईवीएम से उनकी पार्टी की सरकार बनी हुई है। सीधी संसदीय क्षेत्र के व्यवहारी विधानसभा में कल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए दबी जुबान निर्वाचन आयोग पर भी सवालिया बयान दे दिया। उन्होंने अपने भाषण में विंध्य में कांग्रेस की पराजय के लिए ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बांधवगढ़ में शिवराज सिंह ने 3 दिन डेरा डाला और उनकी सेटिंग के चलते विधानसभा चुनाव में वो हारे, साथ ही सुंदरलाल और राजेंद्र सिंह भी निपट गए। आपको बता दें कि सीधी विधानसभा हारने के बाद अजय सिंह सतना या सीधी से नामांकन दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सतना में राजेंद्र सिंह की प्रबल दावेदारी के चलते यहां से उनकी राह में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहां के कांग्रेसी भी दबी जुबान उनके बयान को इमोशनल कार्ड के तौर पर मानकर देख रहे हैं। देखिए, यह देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। निर्वाचन आयोग की भूमिका हमेशा निष्पक्ष और बहुत स्पष्ट रही है। अजय सिंह जी का ये बोलना सीधे सीधे निर्वाचन आयोग पे खुला आरोप लगाना है। मेरा ये मानना है अजय सिंह जी एक बड़े नेता हैं और इतना ओछा बयान उनको शोभा नहीं देता है। वो अपने आप में अपना आत्मावलोकन करें कि आखिर क्या वजह थी कि चुरहट के लोगों ने उन्हें भारी मतों से पराजित कर दिया। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, निर्वाचन आयोग इशारे पे काम करता है, तो उन्हें फिर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और उन्हें तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मेरा सीधा सा कहना है, अजय सिंह जी अभी भी अपनी ज़मीन नहीं तलाश पा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय तक वो सतना में ज़मीन तलाशते रहे। उन्हें लगा शायद यहाँ सतना के लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे। अन्य आम जनता के साथ साथ कांग्रेसी नेता स्वयं उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे। उन्होंने पुनः जाकर सीधे में अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश की। मेरा एक कहना है, अजय भाई साहब कांग्रेस के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। मध्य प्रदेश में वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
लेकिन आखिर वजह क्या है कि वो अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, जहाँ पे उन्होंने इतने लंबे समय तक राजनीति की, उस क्षेत्र को छोड़कर वो मध्य प्रदेश के दूसरे संसदीय क्षेत्रों पर अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। रहा सवाल निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाने का, ये बेबुनियाद आरोप है। अगर इस तरह की ऐसी कोई भूमिका होती तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होती। सामाजिक कल्याण समिति केवलारी और केवलारी के युवा समाज सेवियों के द्वारा केवलारी थाना परिसर में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारत देश के भारत माता के वीर जवानों की याद में वृक्षारोपण किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।